मित्रों नमस्कार। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक मतदाता होने के नाते और एकेडमिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है, इसका भारतीय संविधान का अध्ययन किया है और पूरा जो राजनीतिक इतिहास कांग्रेस का रहा उसका अध्ययन भी किया है। तो कांग्रेस की भूमिका देश की आज़ादी में, देश के संवैधानिक व्यवस्था के बनाने में, फिर बाद में देश की खुशहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो बिल्कुल जीरो हो गया था देश, गरीबी के बाद जो देश आज़ाद हुआ तो बिल्कुल जीरो था, तो उसको हर तरह से खुशहाल बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेसी नेताओं ने इसे स्थापित किया। तो उसमें और चूँकि पूरा उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, तो ये सब इलेक्शन भी देखें दुनिया भर के, तो उसमें ये एक जिज्ञासा बनती है, क्योंकि जो इस समय का माहौल है या जो इस समय का राजनीतिक जो बीजेपी का जो शैली है और जिस तरह से वो देश को जो सत्ता चला रहे हैं वो बिल्कुल असंवैधानिक है, संविधान से तो बिल्कुल अलग है। क्योंकि गणतंत्र में तो कुछ और चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा है। एक वन मैन शो है, वो तो पूरा पार्टी का भी नहीं है, बल्कि अब तो मोदी जी का शासन हो गया है। तो ऐसे में अब ये इंडियन अलायंस को जो बनाया है, जो बन रहा है, और लेकिन उसमें भी हम लोग चूँकि आम वोटर हैं और हम चाहते हैं ये कारगर हो जाए और सत्ता भी इससे, मोदी सरकार से छुटकारा पाया हो जाए किसी तरह से। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी अपनी बातें जो मेरी समझ में आती है, इस गठबंधन को, इंडियन अलायंस को कामयाब होने के लिए तो बातें रखते हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी और लोग भी जो भी जिस तरह से भी किसी तरह से जो लगता है, क्योंकि वोटरों को पूरा अंदाज होता है, क्योंकि ये लोग जो हैं मुख्य मीडिया वाली जो है, जो मेन स्ट्रीम है, वो तो बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, कि सब मोनेटाइज हो गया है, तो वो तो उन्हीं के हिसाब से बोल रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। और बाकी अब जो सोशल मीडिया है, जैसे यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक, ये सब, इनका भी क्या है, ये भी मोनेटाइज ही हैं। दूसरे इनको व्यूअर चाहिए, इनको भी तो व्यू चाहिए, क्योंकि उसमें कमाई हुआई तो इनकी भी होनी चाहिए। तो इनका तो अपना ये नैरेटिव पर शब्द बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कहते हैं मोदी शाह और बनाम योगी दिखाते हैं, कभी कहते हैं गवर्नमेंट अगर इनकी वो नहीं आ जाती, मतलब मेजॉरिटी का उसकी बीजेपी की नहीं आई, तो क्या गडकरी का क्या स्कोप बन सकता है। इसी तरह की बातें ज़्यादातर ये जाहिर करते हैं। उससे काम नहीं बनेगा। काम तो सबसे पहले गठबंधन के बारे में बात की जाए। वैसे तो गठबंधन में ये था कि ये नेशनल लेवल पे लोकसभा के लिए था। अब चूंकि ये वो चीज़ ख़त्म ही हो गई, वैसे इसकी भी बारे में थोड़ा सा कहा जाता, इसका जो कारण, वो जो रेशनल है, जो उसकी वो है, वो बताया जाता। लेकिन वो चूँकि अब चीज़ ही नहीं रही, अब तो लोकसभा में ही है वो। तो अब ये है कि ये इंडियन अलायंस क्यों ज़रूरी है, इसको पहले तो समझना चाहिए, आम आदमी के दिमाग में भी आ जाना चाहिए ज़रूरी है और इससे फ़ायदे होंगे, तभी तो आदमी सोचेगा इसे वोट डालना। तो इंडियन अलायंस में अब दो तीन उस बातों से ही सब अंदाज है, थोड़ा बहुत डाटा तो देना पड़ेगा। 2014 में ये गवर्नमेंट आई, इनकी बीजेपी वालों की, वही मोदी गवर्नमेंट आई, तो इन्हें 31% वोट मिला पूरा। और वैसे उस समय इन्होंने बड़ा दुनिया भर का जाहिर किया कि उसमें जो है 1984 के बाद में, यानी 30 साल में पहली जो है क्लियर कट मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बनी है। बात भी सही थी, 84 में का राजीव गांधी की बनी थी, हालांकि वो तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी उनकी। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए आप, 31% ये भारत के इतिहास में सबसे कम परसेंटेज वाली गवर्नमेंट रही है। मेजॉरिटी में जो फुल फ्लेज अपने आप बनी, बगैर किसी उसके, मतलब सिंगल पार्टी की जो गवर्नमेंट बनी है, वो इससे कम कभी किसी का भी वोट नहीं रहा। अच्छा, दूसरे, अब इन्हें 282 सीट मिल गई, 272 की इन्हें मेजॉरिटी चाहिए, 10 और ज़्यादा हो गई। और इसके बाद में कांग्रेस को जरा ये समझने से, ये इन्हीं बातों से तो अंदाजा लगेगा, कांग्रेस का 20% के लगभग वोट था, उसे 44 सीटें मिली। और 20% वैसे तो 69% इनके खिलाफ जाए, 33 ये था, इनकी 31 इनका था, बाकी जो अलग गया वो तो 69 हुआ। लेकिन उसको न करके इनका ये अलायंस का, इंडियन अलायंस वाली पार्टीज को ही देख लिया जाए तो 20% लगभग इतना ही वोट उनका भी था।
तो बताइए, इनके पास 31 है, उनके पास 40 है, लेकिन सीटें थोड़ी सी अलायंस वालों की तो ज़्यादा थी, इनकी तो 44 ही रह गई। अब ये वोट कहीं एक जगह पे होता तो कितना फ़र्क पड़ता, 31 वाले को तो हरा ही देते उसके लिए, लेकिन ये वोट शेयर जो वोट हुआ है वो एक दूसरे पे एडजस्ट होता। उसके लिए एक छोटे से उदाहरण से यूपी के संदर्भ में ही देख लीजिए आप। यूपी के संदर्भ में 2014 वाले में समाजवादी की, चूँकि उसकी गवर्नमेंट थी, 12 में उनकी गवर्नमेंट बन गई थी, तो इन्हें 22% बोला था और 19% मिला था बसपा के लिए, और 7.5 के 7 से ऊपर जो है मिला था कांग्रेस के लिए। अब इनकी 5 सीटें थी, वोट 22%। जरा इनको तो और जगह तो नहीं, तो इनका तो नेशनल वगैरह सब यही रहा, लेकिन खर्च तो चूँकि बीजेपी का यहाँ तो ज़्यादा ही रहा होगा, था ही ज़्यादा, तो इन्हें मात्र 5% और 19% वोट जो था का नाम बसपा वालों का था, उन्हें एक सिंगल सीट नहीं मिली थी, 0 पे थे वो। अब जबकि देखा जाए तो 2-3% इनका जो ज़्यादा है वो तो इनकी गवर्नमेंट होने के नाते थोड़ा बहुत हर गवर्नमेंट को मिलता है फ़ायदा। सरकार के, जिसकी सरकार होती है वो इलेक्शन में फ़ायदे उठाते हैं, वो इनका निश्चित तौर पे रहा होगा। तो कहने का मतलब है जो पॉपुलर वोट जो था, जो कायदे से वोट डालने वाला था, लगभग बराबर ही था। तो एक में 5 सीटें मिली और इनको जो है, और वो लोग जो है 71% बीजेपी वाले ने अकेले 71 ले लिया। अब जो फिर ये जो इनका जो अलायंस हुआ, आप ज़रा तो सोचने वाली बात है। अलायंस हुआ तो वैसा तो था नहीं कि 19 वाले को कुछ न दिया, तो बराबर में इनका अलायंस किया गया। तो इनके लिए 5 ही की सीटें नहीं, समाजवादी 5 सीट पे रही और बसपा का 10% मतलब 10 सीटें हो गई। और लेकिन ये ज़रूर था, इनका वोट 4% घट गया, इनका 18 रहा भी, और बसपा का बराबर का वोट वही जो 19% था वही रहा। तो बात अब आप जरा ये अलायंस की वो देखिए आप, और इन्हें भी इनके वो 5 वही सीटें थी जो इनकी पॉकेट की थी, इनकी कौम की थी, इनके घर वाले ही लोग, इनके घर के मेंबर ही जीत पाए थे। लेकिन अब जो अलायंस हुआ तो जो 0 पे था उसका वोट उतना ही रहा, उसे 10 सीटें मिल गई, और इनको जो है 5 सीटें वोट 4% वोट भी इनका घट गया, और फिर इन्हें अपने अलावा भी दूसरी सीटें दूसरी जगह सीट मिल गई, जैसे शाहजहानपुर को का नाम रामपुर की मिल गई, मुरादाबाद की मिल गई, कहने मतलब इनके अलावा भी यादव बेड से अलावा भी मिल गई। अगर कहीं कांग्रेस का होता 7.5% उनका भी था, तो वो निश्चित तौर पे उनको तो 1-2 सीट उनकी बड़ी होती, इनका तो निश्चित तौर पे कई सीटें बढ़ जाती। ये होता है अलायंस का फ़ायदा। और एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। अब आप जैसे बिहार में ही देख लीजिए आप, बिहार में आरजेडी का वोट जो था, जनता दल, राष्ट्रीय जनता, वही का नाम इनकी लालू वाली पार्टी का, उन्हें 16% वोट मिला था, लेकिन उन्हें सीट सिंगल नहीं मिली थी, और उनसे आधा वोट 8% ये रामविलास पासवान वाले की एलजेपी पार्टी जो उनकी है, उसको मात्र 8%, इनसे आधा मिला था, लेकिन उन्हें 6 सीटें मिली, इन्हें दुगना वोट है। अच्छा, आप जनता दल यू को देख लीजिए, अब उनके 3% मात्र, 18-19% वोट उनका था, उन्हें 17 सीटें मिलती हैं। देखिए कितना अलायंस में कितना दम है। ये अलायंस जो है हाँ, अब सवाल इस बात का है कि ये अलायंस तो आपने बना लिया जो सबसे ज़्यादा है, फिर वोट सीट की शेयरिंग कैसी होगी, मतलब किस तरह से आप जो जोड़ें, तभी तो। और ये तो हर कोई चाहेगा कि मेरे लिए वो मिल जाए, जैसे इस समय चल रहा है वो, ये क्या नाम, यहाँ पे ममता दीदी वहाँ बंगाल में कहती हैं अरे कांग्रेस ने तो 2 ही जीते हैं, ये भी कहते हैं इनका तो 1 ही सीट रह गई। अब मज़े की बात जो है, इससे काम नहीं बनता। ज़रा थोड़ा सा रेशनल आप करिए। रेशनल का मतलब जो मतलब वो है सही हो, मतलब जिसको उसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही, खैर मतलब जो सही बैठ रहा हो, जो बिल्कुल का नाम एथिकल हो और मतलब सही बैठ रहा हो। तो अब उसमें जो है सीट शेयरिंग का मतलब हुआ वोट से। अब इसमें किस पॉइंट पे शेयरिंग होनी चाहिए, तो वो वोट शेयरिंग पे ही होनी चाहिए।
वहाँ पर भी वोट का तो हुआ है, मतलब उनके पास ज़्यादा था, यही तो था कि वो वोट एक जगह एडजस्ट नहीं हो पाया। सीटों से कैसे बनेगा? सीटों से अगर बने तो फिर जैसे ही इन्हीं का जो है, फिर बसपा को क्यों दूसरे बार जो पैक्ट हुआ था क्यों दिया गया था? वो तो जीरो पे थे, इनके पूरे मतलब इनके 5 सीटें थी, लेकिन थे तो यही उनके पास। लेकिन जो इलेक्शन 2019 में आया तो उन्हें बल्कि 1 सीट ज़्यादा दी गई थी, और वो डिजर्व भी कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा जीत के भी दिखाया, और उनका वोट भी नहीं घटा, इनका वोट घट भी गया था। तो मज़े की बात यही है कि सीटों पे मतलब कहने में वोट शेयर ही काम करेगा। और भी दूसरे उदाहरण से ही थोड़ा सा देख लिया जाए, जैसे बिहार में ही अब आज उनका पैक्ट हो रहा है, अगर वो तो ये वोट के ऊपर सीट के ऊपर होता तो वो तो 0 सीट थी, आज इनकी बराबर की 16 17 17 17 जो भी उनकी हो रही है, आप एडजस्टमेंट बराबर का हो रहा। और ये है कि वोट तो उनके पास सीट नहीं बन पाई, लेकिन वोट तो है, वही वोट तो एडजस्ट होगा। एक दूसरे का आपका वोट जो बेमतलब का होगा था, सीट आपके नहीं जीत पा रहे थे, अब दोनों का पैक्ट हो जाएगा तो जहाँ आप जीत रहे होंगे उनका वोट मिलेगा तो आप जीत जाएंगे, वो जीत रहे होंगे आपका वोट उधर मिलेगा तो वो जीत जाएंगे। तो वोट शेयर ही होना चाहिए, वोट शेयर ही इसका जो है वो है। और छोटे से उदाहरण दिल्ली का ही देख लीजिए आप। दिल्ली में 80-90 दो इन्होंने विधानसभा के लिए हैं, एक बार 80% से ज़्यादा की मतलब सीटें मिली, एक बार 90% ज़्यादा की वोट मिली है। लेकिन लोकसभा में आने के बाद वो ये है, अब कहाँ हो पाया, मतलब इनको बिल्कुल जैसे भी का नाम बहुत नीचे आ गया, वोट शेयर तो इनका नहीं रहा ज़्यादा, उसमें कांग्रेस का बल्कि ज़्यादा हो गया। तो ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी आ रही है कि कांग्रेस को तवज्जो आपको देनी है, को बड़े पार्टर को बनाना है, क्योंकि अब ये नेशनल इलेक्शन है, वो चीज़ नहीं रहेगी कि मतलब आप उसमें प्रांतीय इलेक्शन का। अब उसकी एक वजह है, जैसे आप क्यों नहीं उन्हें दे रहे हैं, दिल्ली में क्यों नहीं उन्हें वोट दिया? वो जान रहे थे कि यहाँ तो इन्होंने गवर्नमेंट चला ली और दोनों तो और बढ़िया करके उन्हें मिला, क्योंकि उनके पास जो वोट ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने देखा कि नेशनल लेवल पे ये बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे जीतने से क्या कर लेंगे। और इनसे भी अच्छा उदाहरण तो अब उड़ीसा का है, बीजू जनता दल वाले का, तो वो भी तो वहाँ बहुत अच्छे जीतते हैं, लेकिन क्या वो बीजेपी की जगह ले लेंगे, उसको हटा पाएंगे? तो वो नहीं हटा पाएंगे, इसलिए इन्हें वोट नहीं मिलता। ये सब चीज़ें। तो अब अलायंस जो है नेशनल लेवल का है, तो इसमें नेशनल लेवल की पार्टी की तवज्जो उसे ज़्यादा देनी चाहिए। क्यों? अरे ये तो अब जैसे ये तो पूरा इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में हर जगह पे लगभग बीजेपी का तो हर जगह ही फैल गया है, 2-3-4 सूबे हैं, लेकिन कांग्रेस तो उस सूबों में भी गवर्नमेंट बना चुकी है। जैसे इनका जैसे तमिलनाडु में नहीं बन पाया, इसमें दक्षिण का वो दूसरा जहाँ पे केरला में नहीं बन पाई, उड़ीसा में नहीं बन पाई, लेकिन यहाँ हर जगह तो कांग्रेस की तो गवर्नमेंट हर जगह रही है। और वो एक बराबर में, इसीलिए कांग्रेस को बीजेपी और चाहती क्या है, वो आप उनकी कितने भी खिलाफत करते रहिए, खाली कांग्रेस को आप मौका मत दीजिए, कांग्रेस की किसी तरह से फ़ायदे में ना हो जाए। इसी चक्कर में तो होता है, वो देखते हैं कि कांग्रेस का आप जितने भी कर रहे हैं, तो अब चाहे वो आपके लिए कांग्रेस के खिलाफ आप जाइए, उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हैं। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चले गए, का नाम अरे यही वहाँ का असम का चीफ मिनिस्टर, उसे बताइए अपनी पार्टी में लेकर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, वो कांग्रेसी नेता था। इसी तरह से अब अजीत, ये का नाम अजीत, महाराष्ट्र वाले शरद पवार के अजीत पवार को उन्होंने कहा कि आप किसी तरह से इकट्ठे मत हो जाइए, पार्टी तोड़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने उस कि कांग्रेस के संग ना आप चले जाएं, कांग्रेस से अलग रहें, उस पार्टी को कमज़ोर कर दें, क्या नाम उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, बीजेपी से उनका मोहन भंग हो रहा था, उस पार्टी को तोड़वा दिया, उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। मतलब एमएलए उनके बीजेपी के खुद के ज़्यादा हैं, लेकिन वो बना रहे हैं। इसलिए उसका एक सबसे बड़ी वजह यही तो है कि पैक्ट में तो 2 बातें हो गई, एक तो शेयर का जो है वोट शेयर परसेंटेज पे हो, और इसमें जिसके मतलब जहाँ ज़्यादा है, जिसका वोट ज़्यादा होगा वही वहाँ फ़ायदे में रहेगा, उसे सीट भी ज़्यादा मिलेगी और वो जीतने के चांस भी रहेगा।
लेकिन अब सीट के हिसाब से तो नहीं चलेगी बात, वोट शेयर से, क्योंकि सीट थोड़ी एडजस्ट हो रही है। वो वोट तो जो एडजस्टमेंट हो रहा है, वोट का जो क्लब हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वो तो वोट हो रहा है, सीटें थोड़ी क्लब हो रही हैं। सीटें तो ऑटोमेटिकली जिसकी बढ़ेंगी, आपका उनका पैक्ट है। खैर ये बात हो गई। अभी इससे काम नहीं बना, ये भी हो गया, आपने मतलब सीट का वो भी कर लिया, लेकिन अरे अब आप इन चीज़ के लिए पब्लिक को तो बताएं। रिजल्ट तो इससे सीटें आपने कर दी, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप पब्लिक के साथ पीछे, आप पब्लिक के बीच में जाइए, पहले बताइए कि हमारा पैक्ट है, हमारे पास फ्लैगशिप में कांग्रेस है जो पूरे हिंदुस्तान में राज करे हुई है और उनका बहुत लंबा इतिहास, अच्छा इतिहास रहा है। ये सब चीज़ें भूल के आपको एक यूनिट बनना है, आपको इंडिया अलायंस बनाना है, इंडियन अलायंस को ही जाहिर करना है। पहले के अलायंस में और आज के अलायंस में फ़र्क है। जो पहले हुआ करता था 10 साल पहले, 15-20 साल, अब तो इतनी बड़ी ग्रिप हो गई है मोदी जी की, अब आप भूल जाइए। वो तो हर चीज़ का इतना बढ़िया करके वो कर लेते हैं। उनकी चौसर के तो पट्टे ये राजनीति के, इलेक्शन के राजनीति में वैसे भी कहा जाता है, ये वो चौसर का खेल है जिसमें जो अच्छा पत्ता फाँट लेगा उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत बड़ी महारत हासिल है इन लोगों के लिए कि पूरा कारपोरेट का पैसा है, हर तरह से झूठ बोलने का उनके पास धंधा है। वो बोल रहा था झूठ इस करीने से मैं एतबार करता नहीं तो और क्या करता, वो बस बरेलवी वाली शेर का वो ध्यान आ जाता है कि इस तरह से बोलते हैं वो। अच्छा, फिर दूसरे, अब आपको उन्हें पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये जो सत्ता ली है इन्होंने, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। वो पैसे का भ्रष्टाचार तो बात की बात है, क्या नाम, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब कि आपने बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला, पब्लिक को धोखा दिया कि हम आपके साथ अच्छा करेंगे। आपने एक भी पॉइंट कहीं पर भी खरे नहीं उतरे। आपने जीडीपी का वायदा किया, जीडीपी नीचे है। आपने रोज़गार का वायदा किया, रोज़गार में बहुत पीछे हो गए। आपने खुशहाली का वायदा कर दिया, पब्लिक गरीब लगातार होती जा रही है। पब्लिक की पूरी परिसंपत्तियाँ जो पब्लिक की हैं, सार्वजनिक, वो आपकी थोड़ी हैं भाई। आपका, आपसे क्या मतलब? आप तो आज बन गए, कल हट जाएंगे, और फिर आप खैरात में थोड़ी कर रहे हैं। आप तो को तो पेमेंट मिलता है। आप चाहे एमपी के ऐसे हों, चाहे मिनिस्टर के ऐसे हों, आपको संविदा वो खाना उसमें से जो पैसा सरकार के खजाने में से आपको पैसा मिलता है। लेकिन वो मालिक तो भाई पब्लिक है। प्रजातंत्र में तो प्रजा मालिक होती है, वोटर वोट देता है वो मालिक होता है। तो उसको ही समझाना है जाके, और अपनी एकजुटता दिखानी है, और कांग्रेस को आगे रखना है। क्योंकि आप भाई मोदी के सामने तो कोई नेता एक आएगा, वो अलग बात है, चाहे आपकी पार्टी का भी आ जाए, लेकिन आपको दिखाना कांग्रेस का ही है कि जो कांग्रेस है, आपने सत्ता ली झूठ बोल के, आपसे 100 गुनी उनकी सत्ता अच्छा थी। और वही पॉइंट, वही फार्मूला हम लोगों के संग में चलेंगे। हम लोग अलग अलग होकर नहीं चलाएंगे, सही चलेगी। तो क्योंकि ये पब्लिक के लिए, जनता को आपको विश्वास तो दिलाना पड़ेगा कि हमें सत्ता आप दे दीजिए, हमें सत्ता मिल सकती है तो हम सत्ता चलाएंगे। और यही नहीं, इनके तरह झूठ का नहीं तो फंदा होगा। यहाँ तो सिर्फ गरीब को गरीबी बताए दे रहे हैं। आपके कारपोरेट वाला मतलब दुनिया का दूसरे नंबर पे पहुँचा दिया अडानी का, और पब्लिक सबसे नीचे आती जा रही है। और झूठ कितना है, वो कह रहे हैं कि हम जो है, अब बड़े बड़े अफसरों को उन्होंने लगा दिया कि वो उसमें डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहे हैं, विकसित में। अब जो हम लोग पढ़ते हैं, अरे वो तो कहीं पर भी आप देख लीजिए, वो तो रिकॉर्ड में होता है कि 13,250 डॉलर प्रति व्यक्ति आमदनी हो जाएगी। वो देश जाके वो का नाम डेवलप्ड यानी विकसित माना जाएगा। अब यहाँ 2,000 के लगभग है, 2,000 के थोड़ा सा ज़्यादा है, कहाँ 13,000। लंबे सपने दिखाई दे रहे हैं, हालांकि बता तो 47 रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी अगले इसी में जो है 3-4 साल में हमारी चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब ये असलियत देखी जाए तो आपकी एक जीडीपी घटी है, बड़ी तो है ही नहीं। जो बड़ी है उतना आपने पैसा कर्ज ले लिया। वर्ल्ड बैंक और IMF सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि वो जो है क्या नाम, जो 4 साल के बाद जितनी भी जीडीपी होगी उतने ही आप पे कर्ज हो जाएगा। आज भी 81% जीडीपी का कर्ज है। अब बताइए, आप तो अलग हट जाएंगे। देना तो अरे किसी के नेता के लिए थोड़ी मिला है, ना किसी मोदी जी को मिला है, ना किसी फाइनेंस मिनिस्टर को मिला है। वो तो देश की सॉवरेंटी को मिला है, देश को मिला है, एज ए स्टेट, सॉवरेन स्टेट है, उसको मिला है। तो वो पब्लिक है भाई।
पब्लिक तो रहेगी, पब्लिक थोड़ी कहीं चली जाएगी। आप तो सत्ता में हाल हैं नहीं, कल वो उसमें आ जाएंगे, विपक्ष में बैठेंगे या कहीं और अपना कुछ करेंगे, लेकिन भुगतना तो पब्लिक के लिए है। फिर आखिर में जो फिर कहाँ से वापस होगा, फिर वही लौट फेर का जो उसी तरह की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा राज कर लिया, फिर उसी तरह का चाहते हैं आप। तो बातें तो बहुत तेरी बताने को है, लेकिन चूंकि ये किसका भी होता है, हम लोगों को कोई जानता नहीं, मतलब वैसे नहीं पहचानता तो कोई इसको देखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों की लगन है, मैं चाहता हूँ कि देश में किसी तरह से ये सत्ता जो गलत है वो हट जाए और कांग्रेस का राज जाए या उसके संग में अलायंस का आ जाए, तो वो सब लोग एक प्लेटफार्म पे रहें और देश की खुशहाली बढ़े। और आकार सीधी बात, एक पुराना फार्मूला है कि नीयत और नीत सही रहेंगी तो नियति तो फिर सही हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।